हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। बच्चों, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि आपने ये डिमांड की थी कि हर एक क्वेश्चन का हर एक चीज़ जो हमें लिखा कर अच्छे से नोट्स बनाए जाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये मेथड इस मेथड की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के नोट्स जो है वो अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड पर एक एक चीज़ को लिख के करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर तो आप खुश हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो चीज़ पढ़ते हैं हम, हमारी बेसिक वही बात कि सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स छांटते हैं, यानी सबसे पहले हम खाका तैयार करते हैं कि हमारा चैप्टर चलेगा किसके इर्द गिर्द। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सात जो है की पॉइंट्स यहाँ से निकाले हैं। उन 7 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो देखिए फर्स्ट जो की पॉइंट है वो क्या है, अंतर्देशीय उत्पादन, यानी अंतर्देशीय उत्पादन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता था। बिल्कुल होता था, क्योंकि अब तो होता नहीं, अब तो बहुराष्ट्रीय उत्पादन होता है, यानी बहुत सारे राष्ट्र मिलकर उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब अभी तो हम पॉइंट्स जान रहे हैं कि अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। ऐसी कंपनियां, एक ऐसी कंपनी जो कई राष्ट्रों में चलती है, जैसे फोर्ड कंपनी है, वो इंडिया में चलती है, विदेशी कंपनी है लेकिन इंडिया में चलती है। ठीक है, उसके बाद विदेशी व्यापार व बाजारों का एकीकरण, कि किस प्रकार विदेशी व्यापार बढ़ा है और उसकी वजह से जो बाजार हैं हमारे यहाँ के, यानी पूरे विश्व के बाजार, सब जितने भी देश हैं सभी के बाजारों का एकीकरण हो गया है, वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके लाभ हानियाँ, सब कुछ हम करेंगे। उसके बाद फोर्थ होता है वैश्वीकरण। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण ही एक तरह से वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन, यानी सभी जो है सभी देश मिलकर व्यापार करते हैं और सभी देश के उत्पादक, यानी सभी देश के बाजार एक दूसरे को उपलब्ध होते हैं। जैसे भारत है तो वो अपना सामान विदेशों में बेच सकता है, विदेशों की कंपनी है तो वो भारत में बेच सकते हैं। तो यही वैश्वीकरण है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसमें जो महत्वपूर्ण कारक है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन, आप जानते हो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ोन करते हैं हम, और कंप्यूटर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इसकी वजह से क्या है कि वैश्वीकरण को लाभ पहुंचा है। तो संचार प्रौद्योगिकी का योगदान हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि विदेशी निवेश क्या होता है, यानी मान लीजिए ये भारत है और मान लीजिए भारत की एक छोटी सी कंपनी है, एक व्यक्ति है भारत में एक छोटी सी कंपनी चला रहा है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास दिमाग बहुत है, इसके पास कार्य क्षमता बहुत है, लेकिन इसके पास पूंजी नहीं है। तो अब क्या होती है, विदेश से कोई कंपनी आती है, अब विदेश से कोई कंपनी आती है, वो भारत में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो आकर के इस भाई साहब को पैसे देगी कि देखो जी हम आपको पैसे देते हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसने पैसे दे दिए, इसके पास सारे फैक्टर्स मौजूद थे, इन दोनों ने मिलकर उत्पादन किया और आगे बढ़ गए। तो इसका भी लाभ है और इसका भी लाभ है। तो ये होता है विदेशी निवेश। और व्यापार का उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कठिन रूल थे, जैसे मान लीजिए अब इस चीज़ को आप अच्छे से स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उदारीकरण क्यों किया गया और पहले जो है इतने नियम हार्ड क्यों थे, ये सारी चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा भारत देश है, मान लीजिए ये हमारा भारत देश है। अब देखिए क्या हुआ कि 1600 ईस्वी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आ गई। क्या करने आई, व्यापार करने आई और इसने कुल मिलाकर क्या कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, यानी पूरे भारत पर इसने कब्जा कर लिया। अब जैसे ही बात आती है 1947 को, तो 1947 को जैसे हम क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं तो हम एक कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी भी कंपनी को व्यापार करने भारत में घुसने ही नहीं देंगे। ऐसा ही तो होता है ना कि किसी ने अपने घर में आके कब्जा कर लिया तो हम क्या कहते हैं कि आज के बाद ऐसे किसी व्यक्ति को घर में घुसने ही नहीं देंगे, है ना। तो वही बात भारत वालों ने कहा और उन्होंने जो व्यापार संबंधी नियम थे उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, यानी उनको नियमों को बहुत कठोर कर दिया कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर व्यापार करने आएगी तो उसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना
पड़ेगा। अब देखिए टैक्स देना पड़ेगा, विदेशी वस्तु अगर महंगी पड़ेगी तो क्यों विदेशी आएंगे भारत के अंदर, है ना। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ऐसे मामलात बन गए कि अब हमें ऐसे गुलामी इत्यादि का कोई डर है नहीं, क्योंकि कई सारे जो है, क्योंकि भारत स्टैंड भी होने जा रहा है ना, भारत जो है काफ़ी अच्छा राष्ट्र बन चुका है, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। तो अब हमें ऐसा कोई खतरा है नहीं, ठीक है। हमारी जो सेनाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो अब हमें ऐसा कोई कब्जे वगैरह वाला डर नहीं है। तो अब हम इसका उदारीकरण कर रहे हैं। उदारीकरण का मतलब जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनको हटा रहे हैं, टैक्स को कम कर रहे हैं, ताकि हमारी जनता को विदेशों में बनने वाली वस्तुओं का लाभ मिले। जैसे आप सोच सकते हो कि मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी, इसका एक मोबाइल आप जितने में खरीदते हो उतने पैसों में तो चाइना से बने हुए वीवो के और ओप्पो के 10 मोबाइल आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि सैमसंग जो है महंगी पड़ रही है, चाइना का मोबाइल सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। आप जितने भी लोग देखेंगे 10 में से देखिएगा 10 में से 9 लोगों के पास ओप्पो वीवो वगैरह चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल मिलेंगे, 1-2 के पास ये जो अदर मोबाइल है सैमसंग एप्पल वो मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसका लाभ क्या मिलेगा हमें? लाभ ये मिलेगा कि जो चीज़ हमें चाहिए वो सस्ते में उपलब्ध हो रही है ना, क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर इसलिए हमने उदारीकरण किया, विदेशी निवेश और व्यापार का उदारीकरण हमने किया। हालांकि इसको पढ़ेंगे बच्चों, टेंशन मतलब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो उसके बाद आता है वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े, यानी भारत के अंदर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। इसमें 2 प्रकार के प्रभाव हम स्टडी करेंगे, नकारात्मक भी देखेंगे और सकारात्मक भी देखेंगे। बच्चों बहुत ही मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब गजब का चैप्टर है ये। अगर ये आपने समझ लिया ना, आप पूरे विषय को एक बार अच्छे से समझ लोगे। इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। और उसके बाद है कि अगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि जो सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है इनको तो बढ़ा दें और जो नकारात्मक इफेक्ट है इनको कम कर दें, और उसको हम क्या बोलेंगे? न्याय संगत वैश्वीकरण। यानी न्याय संगत वैश्वीकरण करें, अच्छे प्रभाव तो पड़े और नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे नकारात्मक प्रभाव जो है नहीं पड़ने चाहिए, इसका प्रबंध भी करें, तो ये क्या कहलाएगा? न्याय संगत वैश्वीकरण। तो टोटल आपको समझ आ गया खाका क्या है हमारा, क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी यही रहती है कि हम फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं बात बता दूं आपको कि 16 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 16 क्वेश्चन जैसे ही आप कर लोगे तो चैप्टर सभी आयामों से आपका पूरा हो जाएगा। इन 16 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं जाएगा, यानी 16 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वो क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि बताइए अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? अंतर्देशीय उत्पादन। तो पहले तो आप अंतर्देशीय उत्पादन को समझिए कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है। यहाँ पर अंतर्देशीय व्यापार और उत्पादन में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। मान लीजिए कि ये एक देश है और ये कोई दूसरा देश है, ये कोई दूसरा देश है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया और चाइना ही मान सकते हो, ये इंडिया ये चाइना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है जो इंडिया में व्यापार कर रही है और एक कंपनी है जो चाइना में व्यापार कर रही है, चाइना में उत्पादन कर रही है। एक कंपनी है जो कोई सामान इंडिया में बना रही है और दूसरी कंपनी अपना सामान चाइना में बना रही है, ठीक है। अब ये अपने अपने देश के अंदर रहते हुए उत्पादन कर रहे हैं, अपने अपने देश में। एक दूसरे के देश में इनकी ब्रांचेस नहीं हैं, ये इंडिया वाला इंडिया में उत्पादन कर रहे हैं, चाइना वाला चाइना में उत्पादन कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया का जो उत्पादन है वो चाइना में भेजा जा रहा है। इंडिया का उत्पादन कहाँ भेजा जा रहा है? चाइना में। इसको बोलते हैं व्यापार, इसको क्या बोलते हैं? व्यापार। और चाइना का उत्पादन कहाँ भेजा जा रहा है? इंडिया में। इसको क्या बोलते हैं? व्यापार। तो ये तो हो रहा है, चलिए जी, ये तो वर्षों से होता जा रहा है, पिछले बहुत सारे वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि विदेशी व्यापार होता है। लेकिन हमें व्यापार की बात नहीं करनी है, हमें तो उत्पादन की बात करनी है। उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? एक कंपनी कहाँ का उत्पादन कर रही है? जैसे मान लीजिए इंडिया की कंपनी है तो वो उत्पादन इंडिया में ही कर रही है, इंडिया से बाहर कहीं उत्पादन नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय का मतलब क्या है? आप ये समझ सकते हैं कि देश के भीतर ही यानी देश के अंदर ही उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे
कि यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनी शुरू हो जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कि अंतर्देशीय उत्पादन, पहले चलिए अंतर्देशीय उत्पादन की डेफिनेशन लिख लीजिए कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। अब हमारे उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्य रूप से देश की सीमाओं के भीतर ही होता था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्य रूप से देश की सीमाओं के भीतर तक ही सीमित था। अब अंतर्देशीय उत्पादन का उल्टा क्या होगा उसको भी हम समझेंगे। पहले तो आप अंतर्देशीय उत्पादन को समझिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आपकी भारत जैसा जो उपनिवेश, जब भारत गुलाम हुआ करता था उस समय भी आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे उपनिवेश से कच्चे माल का विदेशों में निर्यात होता था और तैयार माल का आयात होता था। तो आप ये चीज़ भी कह सकते हैं कि कुछ वर्षों से क्या चलता रहा है। तो देखिए भारत जैसे उपनिवेश, देखो फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस उदाहरण से हम अंतर्देशीय उत्पादन को समझाने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं। देखिए भारत जैसे उपनिवेश से कच्चे माल का विदेशों में निर्यात होता था, वह तैयार माल का आयात होता था। अब देखिए पहले होता क्या था कि मान लीजिए इंग्लैंड ने हमें क्या बना रखा था, गुलाम बना रखा था, ठीक है। ये मान लीजिए भारत है, और भारत के अंदर कौन आ गए, भारत के अंदर आ गए हमारे इंग्लैंड वाले आ गए, ठीक है। अब अंग्रेज आ गए, इसी तरह से आप ये सोच सकते हो कि डच भी आ गए, चलिए पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए और इंग्लैंड वाले भी आ गए। अब ये क्या कर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लेकर जा रहे हैं कच्चा माल अपने देशों में। कहाँ लेके जा रहे हैं, ये मान लीजिए इंग्लैंड है, ये मान लीजिए पुर्तगाल है, ठीक है। और इस तरह से आप मान लीजिए फ्रांस भी मान लीजिए, चलिए फ्रांस मान लीजिए, ठीक है, फ्रांस मान लीजिए। तो इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, कच्चा माल लेकर जा रहे हैं अपने देश की तरफ। पहले यहाँ से सामान उठा के लेके जा रहे हैं देश में अपने, फिर अपने देश में उत्पादन करके वापस कहाँ ला रहे हैं, वापस यहीं ला रहे हैं और बेच रहे हैं, है ना। कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, पहले लेकर जा रहे हैं फिर लेकर आ रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या ये नहीं कर सकते थे कि अपनी फैक्ट्री यहीं स्थापित कर लेते, कि मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर मान लीजिए इंग्लैंड की कोई कंपनी है, तो इंग्लैंड की कोई कंपनी बैठी रहती यहाँ पर भारत के अंदर, यहीं से कच्चा माल लेती, यहीं पर उत्पादन करती और यहीं पर बेच देती। कितना अच्छा प्रोसेस था, आप देख सकते हैं ना, कितना अच्छा प्रोसेस था। तो ये होता है बहुराष्ट्रीय उत्पादन, यानी इस देश के अंदर इंग्लैंड की कंपनी भी है, इस देश के अंदर फ्रांस की कंपनी भी है और इसके देश के अंदर पुर्तगालियों की कंपनी भी है। यानी इंडिया के अंदर इंग्लैंड की कंपनी जो इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है, पुर्तगालियों की कंपनी पुर्तगाल में भी है और भारत में भी है, फ्रांस में भी है और इंडिया में भी है। तो ये होता है बहुराष्ट्रीय उत्पादन, या फिर ये कंपनियां जो है वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यानी एक कंपनी एक राष्ट्र से ज़्यादा राष्ट्र में उत्पादन कर रही है तो उसे हम कहते हैं क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अंतर्देशीय उत्पादन। देखिए पहले क्या होता था, भारत जैसे उपनिवेश से कच्चे माल का विदेशों में निर्यात होता था और तैयार माल का क्या होता था, आयात होता था। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है निर्यात आयात करने की, यहीं पर ही बैठ करके उत्पादन करते ना, तो उसको बोला जाता बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय उत्पादन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो अंतर्देशीय उत्पादन को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
साथ के साथ बच्चों नोट करते जाइएगा, साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे तो अच्छे से नोट्स भी बनेंगे और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अंतर्देशीय उत्पादन समझ गए ना। अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब क्या है कि हम बैठे अपने देश के अंदर उत्पादन किए जा रहे हैं और विदेशों में भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की कोई कंपनी कुछ बड़ा सोचे, भारत की कोई कंपनी सोचे कि हमारी एक ब्रांच इंग्लैंड में होनी चाहिए, हमारी एक ब्रांच यूएसए में होनी चाहिए, तो अगर होगी तभी हमारी कंपनी क्या कहलाएगी, मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। और आज तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए फोर्ड है, फोर्ड कार बनाने की कंपनी है ना फोर्ड, तो फोर्ड जो है वो विदेशी कंपनी है लेकिन वो भारत के अंदर कई सारी कार निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर अपनी कारें बना रही है, तो ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे देशों में ये चल रहा है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या रहेगा, ये रहेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार तरीके से मज़े लेकर पढ़ना है पूरा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। उत्तर एकदम सरल है इसका कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बोर्ड से देख करके नोट्स बनते हैं ना, उन जैसे नोट्स हो ही नहीं सकते। एक से अधिक देशों में अपनी क्या स्थापित करते हैं, औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, इसकी कंपनी है, ये व्यक्ति 3, 4, 5, 6 देशों में एक ही कंपनी का ऑफिस इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है। तो ये सारे के सारे जो ये कंपनी हो जाएगी क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये एक से अधिक देशों में उत्पादन भी करती है, उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व भी करती है। ठीक है, उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व भी करती है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ये एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण, यानी कितना उत्पादन किया जाए, किस अकॉर्डिंग किया जाए, और जो उत्पादन करेंगे दूसरे देशों में जाकर उस पर स्वामित्व भी तो हमारा होगा, तो स्वामित्व रखती हैं। ठीक है बच्चों, ये एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं बताइए। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये भी आप लिखते जाइएगा। यहाँ पर चलिए इस तरह से लिखते हैं, विशेषताएं की क्या क्या विशेषताएं होंगी। सबसे पहली विशेषता आप देखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में अगर अच्छी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ही अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करेगी। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके अंदर उन्हें अच्छे से श्रमिक मिल जाते हैं सस्ते में। ठीक है, भारत के अंदर तो बहुत ही श्रमिक है, तो श्रम बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, तो श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है, वहाँ की सरकार भी सपोर्ट करती है। और दूसरा देश मान लीजिए एक ऐसा देश है जहाँ पर एक तो काम करने वाला कोई है ही नहीं, दूसरी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो कपड़ा और वहाँ पर कपास ही नहीं मिलती, और आप कपड़ा बनाना चाह रहे हो कॉटन क्लॉथ, तो कैसे बनाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ की सरकार अगर कॉटन क्लॉथ बना भी दिए ना तो आपका ज़्यादातर पैसा तो टैक्स में ही चला जाएगा, सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। तो सच बताइएगा कि आप अपनी फैक्ट्री, आप अपनी कंपनी इस देश में भेजना चाहोगे या इस देश में, तो सिंपल सी बात है इस देश में।
क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ अच्छी हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। चलिए डेफिनेशन आपने लिख ली, डेफिनेशन आपने लिख ली, इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिएगा सबसे पहली विशेषता क्या है इनकी, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निम्नलिखित स्थितियों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि उत्पादन इकाइयां उसी स्थान पर हो जो बाजार के समीप हो। उत्पादन इकाइयां क्या होती हैं? ऐसे स्थान पर जहां बाजार समीप हो, यानी बाजार समीप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई बड़ा सारा शहर है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? मार्केट मिलेगी, यानी आपका सारा उत्पादन कहाँ पर बिकेगा? यहाँ पर बिकेगा। अब मान लीजिए एक स्थान है ये, आप ज़मीन देखने जाते हैं, एक स्थान है ये, और आपको तीनों की तीनों ज़मीन एक ही दाम पर मिल रही है। बताइए आप कौन सी ज़मीन खरीदना पसंद करेंगे? अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे ना, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे ताकि आप अपनी मार्केट में आराम से सामान बेच सके, यानी ट्रक वगैरह का किराया ज़्यादा नहीं आए। सिंपल सी बात है, ट्रक में ही भेजेंगे सामान लोड करके। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि औद्योगिक इकाइयाँ, उत्पादन इकाइयाँ वहाँ पर होती हैं जो बाजार के समीप हो। इतनी दूर लेने का क्या प्रॉफिट है, इतनी दूर लेने का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, यहाँ से खर्चा बहुत पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ये पहला जो है पहली विशेषता थी, या आप ये कह सकते हो कि पहली स्थिति थी जिसको देखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वो जहां कम लागत पर कुशल श्रम व अकुशल श्रम उपलब्ध हों। अब यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि हम ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर जाकर उद्योग स्थापित करना चाहेंगे जहाँ पर हमें अकुशल या कुशल श्रमिक अच्छे से मिल जाए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप देखते हैं कि बेंगलुरु या कोलकाता में क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और उनके क्या है? कॉल सेंटर्स हैं, यानी विदेशों की कंपनियां हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि विदेशी कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है और वो अपना ऑफिस कहाँ बना रही है? ये अपना ऑफिस बना रही है बेंगलुरु में। कहाँ पर? इंडिया में। भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भारत के अंदर आपने अपनी कंपनी खोल ली? आप अपने अच्छे से देखिए, विदेशी कंपनी, मान लीजिए यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका में खोलते, यहाँ से इंजीनियर जो है उनको हायर कर लेते कि यहाँ हमारे जो इंजीनियर भाई साहब हैं, इंजीनियर तो कितने मर्जी इंजीनियर, भारत में तो इंजीनियर्स भरे पड़े हैं ना, तो इंजीनियर्स को ले जाओ यूएसए, और यूएसए ले जाकर इनसे काम करवाओ बढ़िया से, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखेगा बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि अगर यूएसए में जाकर ये इंजीनियर रहेंगे तो इनकी तनख्वाह किस में देनी पड़ेगी? डॉलर में देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यूएसए में तो खर्च भी तो डॉलर में होता है, डॉलर में देनी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मान लीजिए इंजीनियर है तो उसे $10,000 दिए जाते हैं, $10,000 दिए जाते हैं महीने के $10,000 दिए जाते हैं मान लीजिए, तो उसे वहाँ पर तो वहाँ के तो डॉलर ही रुपये, तो वहाँ तो उसे 10,000 ही पड़े। लेकिन अगर वही $10,000
भारत के अंदर देखिए काम तो इंजीनियर ने करना है, वो तो यूएसए में बैठ के भी कर सकता है, वो तो भारत में बैठ के भी कर सकता है। अगर वो भारत में बैठ के करेगा तो आप सोच सकते हो कि डॉलर में उसकी सैलरी 10,000 ही हुई, सालाना मान सकते हैं, सालाना 10,000 डॉलर हुई। लेकिन वही अगर भारत में लाकर इसको दिए तो इसको देखो कितने दिखेंगे, क्योंकि $1 की कीमत क्या है, $1 की कीमत 72 से 74 के बीच में रहती है, तो हम 74 मान देते हैं, 74 रुपये होती है। अगर मान लीजिए 10,000 डॉलर दिए और मान लीजिए $1,000 महीने का मान लेते हैं, $1,000, तो $1,000 अमेरिका में तो कुछ ही नहीं मिल रहा था, $1,000 थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 74,000 रुपये हो गए महीने के। तो देखा आपने, रुपये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उसे, हालांकि है तो उतने, लेकिन रुपये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, डॉलर कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता, और वही चीज़ अगर भारत में देंगे, $1,000 दिए वहाँ पर, तो वहाँ पर वो खुश नहीं होगा कि $1,000 दिए, लेकिन यहाँ पर अगर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 74,000, यानी लगभग 1 लाख के आसपास का पैकेज हो गया। ठीक है, 1 लाख के आसपास का पैकेज हो गया महीने का। तो ये तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कम लागत पर, तो देखिए रुपयों में पैसे बांटेगी अगर विदेशी कंपनी, तो उसे कम रुपए देने पड़ेंगे, है ना, कम रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ कम लागत पर कुशल श्रम व अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करती है। अब अगला देखिएगा, जहाँ उत्पादन के अन्य तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उत्पादन के अन्य तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उत्पादक के अन्य तत्व, जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉटन तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब आप वहीं पर करोगे। और चौथी चीज़ क्या है कि सरकारी नीतियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जहाँ पर सरकारी नीतियाँ अनुकूल हो। अब भारत में तो क्या होता है, भारत के जो जितने भी, यानी भारत की जो सरकार है वो वेलकम करती है विदेशी कंपनियों का, आइए हमारे देश में उत्पादन कीजिए और हमारी कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन कीजिए ताकि हमारी कंपनियां आगे बढ़े। मेक इन इंडिया, यानी भारत के अंदर आप उत्पादन कीजिए, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई और दूसरा देश है, जैसे कोरिया जैसा देश है, तो वहाँ पर तो क्या है, तानाशाही शासक है, तो वहाँ पर उनकी मर्जी है तो आने देंगे, मर्जी है तो नहीं आने देंगे। अगर उनका दिल किया तो किसी दिन ताला लगा दिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो उत्पादन केंद्र है, तो वहाँ पर वो रिस्क लेना क्यों ज़रूरी समझेगा, तो वहाँ रिस्क नहीं लेगा। तो सरकारी नीतियाँ जहाँ पर अनुकूल हो वहीं पर जा कर के वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। पाकिस्तान में कौन जाकर उत्पादन करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस क्या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और इनकी फैक्ट्री में बम लगा दिया गया, क्या मतलब बना उसका। तो इसका मतलब क्या है कि अनुकूल होनी चाहिए सरकारी नीतियाँ। ठीक है, ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये तो था एक पॉइंट के अंदर इतनी सारी स्थितियां थी। एक दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि उत्पादन लागत, यानी लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस लिए करती हैं कि उत्पादन लागत को तो क्या हो जाए, कम हो जाए, उत्पादन लागत तो क्या हो जाए, कम हो जाए, और लाभ जो है, लाभ ज़्यादा हो जाए। तो जहाँ पर लाभ ज़्यादा मिले, उत्पादन लागत कम मिले, इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी स्थितियों को देखकर वहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ आ गई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं या उनकी विशेषताएं क्या है, वो क्या विशेषताओं को लेकर के चलती हैं, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारी चल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लाभ में चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, क्योंकि ये विशेषताएं देख कर करती हैं। ये अपने देश में स्टैंड हो गई हैं, अपने देश में स्टैंड हो गई है, विदेशों में जाना चाहती है, और विदेश अपनी मर्जी से चुनेगी ना, अपनी मर्जी से चुनेगी, जहाँ पर लाभ होगा वहाँ जाएंगी, बस क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा चैप्टर ज़रूर है, ये मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको सारे आयामों से ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली बताइए कि कैसे वो अन्य देशों के अंदर जाकर उत्पादन किस प्रकार स्थापित करती हैं और उत्पादन को किस प्रकार नियंत्रित करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, आपको मतलब तो पता होना चाहिए ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार, कैसे वो शुरू करती हैं, कैसे वो दूसरे देशों में जाकर अपना काम करती हैं। कई बार वो अपनी खुद की फैक्ट्री वहाँ पर लगाती हैं, कई बार कोई और फैक्ट्री लगी हुई है उसके साथ ही जाकर मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां 3 तरीकों से, कितने तरीकों से, 3 तरीकों से दूसरे देशों में जाकर उत्पादन करती है। वो 3 तरीके देखिएगा कौन कौन से हैं कि ये कितने तरीकों से, 3 तरीकों से काम करती है दूसरे देशों में जाकर। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि वो क्या करे, संयुक्त उत्पादन करे। क्या करे, संयुक्त उत्पादन करे। जैसे फोर्ड कंपनी, मैंने पहले एक ही उदाहरण लिया है, फोर्ड कंपनी क्या कर रही है, यहाँ की भारत के अंदर आ रही है और भारत की जो कंपनी है उनके साथ मिलकर कर रही है। ठीक है, आपकी भी हमारी भी, दोनों कंपनियां मिलकर काम करेगी, साझा काम, संयुक्त उत्पादन। ठीक है, समझ आया। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ की कोई कंपनी थी, यहाँ के बंदे से नहीं चल रही थी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कहा हम आपकी कंपनी खरीद रहे हैं, आपको पैसे देंगे, आप पैसे लो, घर बैठो, मज़े से खाओ, अपनी कंपनी हमें दे दो। तो ये क्या है, स्थानीय कंपनियां खरीद कर, कि कोई यहाँ की कंपनी है उसे खरीद लो, मशीनें मिल जाएंगी, पैसा ही तो लगाना आपने, मशीन मिल गई, श्रमिक मिल गए, मजदूर मिल गए, सब कुछ मिल गया। उसके बाद देखिए तीसरी चीज़ क्या है, 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि भाई हम खुद उत्पादन नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, छोटे छोटे ऑर्डर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि जो ड्रेसेस होती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, तो विदेशी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां 2-3 छोटे छोटे उत्पादकों को पकड़ती हैं। मान लीजिए एक कोई फैशन डिज़ाइनर है, उसने अपनी छोटी सी शॉप कर रखी है, इस फैशन डिज़ाइनर ने अपनी छोटी सी और शॉप कर रखी है, यहाँ पर एक और छोटी सी शॉप है। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, मल्टीनेशनल कंपनी कहेगी, इस शॉप को कहेगी कि आप हमें 2000 कपड़े बना के दो, इसको कहेगी आप हमें 2000 कपड़े बना के दो, इसको कहेगी हम 2000 कपड़े बना के हमें दे दो, जितना खर्चा है हमसे ले लेना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कुछ नहीं करना पड़ा, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग लोगों के काम करने का तरीका। मान लीजिए ये राजस्थान में चलने वाली ड्रेसेस बनाते हैं, ये गुजरात स्पेशल ड्रेसेस बनाते हैं, और ये पंजाब में बनाने वाली ड्रेसेस बनाते हैं। तो देखिए अगर ये कंपनी खुद की फैक्ट्री स्थापित करती तो या तो ये राजस्थान वाली बनाती, या तो गुजरात वाली, या तो पंजाब वाली। लेकिन अब देखो अब सभी मिल रही है ना इसको, यानी ये क्या करती हैं, छोटे छोटे उत्पादक जो हैं उनको ऑर्डर देना। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना, कि छोटे छोटे जो उत्पादक थे उनको पकड़ लिया, उन्हें ऑर्डर दिया, उनसे सामान बनवाया और अपना टैग बनाकर, अपना टैग लगाकर बेच दिया, जैसे कि अमेज़ॉन कर रही है। अमेज़ॉन में क्या होता है, छोटे छोटे उत्पादक अपना सामान देते हैं, उसके ऊपर अमेज़ॉन वाली टेप लगाते हैं और हम तक पहुंचा देते हैं। समझ में आई ये बात। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा चलिए विस्तार कर लेते हैं कि ये क्या करती हैं, कि संयुक्त उत्पादन करती हैं। यानी इसके अंदर अगर एग्जाम में आ जाए तो बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर लिखोगे क्या, तो आप ये लिखोगे कि कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर उत्पादन करती हैं।
मिलकर उत्पादन करती हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि बेचारी स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा लाभ जो है ना वही स्थानीय कंपनियों को है। अब आप कहेंगे कि स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ हुआ, तो देखिए स्थानीय कंपनी क्या ढूंढ रही थी, कोई निवेशक ढूंढ रही थी, यानी पैसा कहीं से आ जाए, पैसा कहीं से आ जाए, उस पैसे का लाभ मैं उस व्यक्ति को भी दे दूं और खुद भी ले लूं। यानी ये स्थानीय कंपनियां पैसा लेती हैं, उत्पादन करती हैं, खुद भी लाभ कमाती हैं, इसको भी लाभ देती हैं, ठीक है। तो इसको खुद को लाभ हुआ ना, पैसा किसका, बहुराष्ट्रीय कंपनी का, लगाया किस पर, इस पर लगाया, लाभ किसने कमाया, इसने कमाया। तो पहला तो लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ ये क्या हुआ कि अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, मान लीजिए कोई अच्छी कार लेकर आ रही है, अच्छी कार लेकर आ रही है, तो यहाँ की कार निर्माता कंपनियां उतनी अच्छी कार नहीं बना पा रही थी, ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत अच्छी गाड़ी बनाती हैं, इसको इसने प्रौद्योगिकी दे दी, टेक्निक दे दी, नवीनतम प्रौद्योगिकी यहाँ पर आ गई, अच्छी कार बनाएगी और इसकी कारें बिकने लगेगी। क्या दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसका मतलब आप समझ गए, संयुक्त उत्पादन से दोहरा लाभ किसको होता है, स्थानीय कंपनियों को होता है। क्या लाभ होता है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से इसको क्या मिल जाता है, अतिरिक्त निवेश भी मिल जाता है, और दूसरी बात तीव्र उत्पादन हेतु वो मशीनें भी खरीद लेती है, और दूसरी बात की मशीनें भी किसकी खरीदती है, नई टेक्नोलॉजी वाली, नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली खरीदती है। चलिए ये तो बात थी इसकी। उसके बाद है स्थानीय कंपनियां खरीद कर, यहाँ पर क्या स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपना जो है उत्पादन का विस्तार करती है। ये जो है सिंपल सी बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनके पास बहुत पैसा होता है, अलग अलग राष्ट्रों में उनका उत्पादन कर रहे होते हैं वो, तो उनके पास क्या होती है, अपार संपदा होती है। और अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो घाटे में जा रही हैं, स्थानीय कंपनियां मान लीजिए कोई घाटे में जा रही है, कोई घाटे में जा रही है, तो उस कंपनी को ले करके और उसका लेवल बढ़ा के अच्छे से उसका उत्पादन कर सकती है, क्योंकि उनके पास अपार संपदा होती है। तो आप कह सकते हैं कि अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने उत्पादन का विस्तार कर सकती हैं। और ये तो आपको पता चल ही गया कि छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देते हैं, और ये मुख्यतः होता किसमें है, तो ये देखिए जो वस्त्र उद्योग है, जो जूते बनाए जाते हैं, ठीक है, जो जूते बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके जूते हैं, चप्पल हैं, जूते चप्पल, खेल का सामान, तो ये कभी भी एक फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये इसके छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, कि 10,000 जूते, 2,000 जोड़ी जूते, 3,000 जोड़ी जूते, 3,000 जोड़ी चप्पल, तो इस तरह से ऑर्डर दिए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके की, अलग अलग डिज़ाइन की उन्हें बनाकर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जिन्हें क्या करते हैं, जिनके छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। विश्व भर में ऐसे छोटे उत्पादक मौजूद हैं और ये वस्तुएं इन छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेची जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना ब्रांड लगाकर इनको आगे बेच देती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला 4th क्वेश्चन, हालांकि हमने यहीं पढ़ लिया, क्या था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करने से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ है, तो स्थानीय कंपनियों को 2 लाभ हैं। एक तो अतिरिक्त निवेश के लिए धन बढ़ेगा, निवेश के लिए धन आएगा, और दूसरी बात क्या है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी आएगी। तो 2 चीज़ें आप लिख सकते हो, क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, एक तो क्या प्रदान करती है, धन प्रदान करती है, और दूसरा नवीनतम प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 4 क्वेश्चंस किए हैं। आज हमने क्या कर लिया, इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए। तो होपफुली जो है आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हम बस इतना ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसे एक ही क्लास में हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, विदेशी निवेश पढ़ेंगे, उसमें उदारीकरण कैसे हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे भारत सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया था, और उसके बाद फिर वापस उदारीकरण क्यों कर दिया, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस लिए करती है सरकार, और उनको क्यों हटाती है, यानी उदारीकरण क्या है, और उदारीकरण का वैश्वीकरण में क्या लाभ मिला।
कैसे उदारीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आने लगी। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, लेकिन वो एक टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए आज हम इसी क्लास को यहीं पर स्टॉप करें। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको आगे इस चैप्टर को बुक से रीड आउट जरूर करना है। आपको बुक पढ़नी है स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क है कि इस चैप्टर में आपको बुक ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उसमें ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।